मित्रों नमस्कार। सॉलिड स्टडी में आपका स्वागत है। हम लोग यूपी पुलिस 2024 परीक्षा के अंतर्गत इसका प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर हुए हैं यूपीपी के उसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, खास करके कांस्टेबल का। तो उसमें से आज हम लोग जो 2018 में कब यूपीपी का 2018 में जो कांस्टेबल वाला पेपर हुआ था, और ये हुआ कब था तो हम लोगों को ध्यान देना है। ये 28 जनवरी, कब 28 जनवरी 2019 को हुआ था। तो इसी का इससे पहले हम लोग के पहले के वीडियो में हम लोगों ने जीएस का कर लिया है अध्ययन, और इसमें हम लोग हिंदी का हिंदी के पार्ट का अध्ययन करेंगे। लगभग इसमें 37 से लगभग मतलब 37 या 38 क्वेश्चन होते हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। एक पार्ट में इसमें से आते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोगों का कि प्रश्न में 4 विकल्पों में से उसका चयन करें जो दिशा निर्देशानुसार परिवर्तन वाला सही विकल्प है। तो कौन सा सही विकल्प है? इसमें कह रहा बच्चों ने खेल खेला, बच्चों ने खेल खेला, इसका क्या है? भविष्य काल में देखना है। तो भविष्य काल में हम लोगों को देखना है कि भविष्य काल में इसमें है, भविष्य काल में ये तो है नहीं, चुके हैं, और ये रहे हैं, ये वर्तमान काल है। इसमें है बच्चे खेल चुके होंगे, बच्चे खेल चुके होंगे नहीं, ये तो बीत गया है। इसमें है बच्चे खेल खेलेंगे, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 या ऑप्शन नंबर डी हम लोग कह सकते हैं। तो ये हमारा चौथा, चूंकि हम लोग को भविष्य काल में तो गा गी गे आता है, तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हम लोगों का कि प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न में 4 विकल्पों में से उसका चयन करें जो दिशा निर्देशानुसार मतलब कहने का मतलब ये तो रिपीट हो गया है, वही वाला है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोगों का कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो इसमें शब्द दिया गया है राजपूत। क्या है? राजपूत। तो राजपूत का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? राजपुतानी। ये नहीं मतलब ये राजपुतानी दिया है पहले में, और दूसरे में है राजपुताई, और तीसरे में दिया है राजपुत्र पुत्रीन, और चौथे में दिया है राजपूती। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा राजपुतानी। क्या है? राजपुताना जैसे होता है उस हिसाब से राजपूत का हो जाएगा राजपुतानी, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों का क्या? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से उस विकल्प का चयन करिए जो शब्द का सही, ये भी स्त्रीलिंग से संबंधित है, तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। तपस्वी। क्या है? तपस्वी का स्त्रीलिंग हो जाता है तपस्विनी। क्या हो जाएगा? तपस्विनी, हम लोगों को ध्यान देना है। ये गलत है, तीनों जो है ये गलत है, तपस्विनी होता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। अगला चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है कि नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। सही बहुविकल्प कौन हो जाएगा? तो तलवार का बहुविकल्प क्या होता है? तलवारें। क्या होता है? तलवारें, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तलवारों नहीं होता है, तलवारें होता है। तो ये सब हमारे गलत हो जाएंगे, तो हमारा हो जाएगा तलवारें, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है ह्रस्व और दीर्घ। क्या है? ह्रस्व और दीर्घ में कह रहा है कि ह्रस्व और दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं। तो ह्रस्व और दीर्घ किसके प्रकार है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो ये किसके प्रकार हैं? तो ये स्वर के प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं? ह्रस्व और दीर्घ किसके प्रकार हैं? स्वर के प्रकार है, ये हम लोग को ध्यान देना है कि कौन कौन सी स्वर ह्रस्व स्वर होती हैं और कौन सी स्वरें दीर्घ स्वर होती हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। ये किसका प्रकार है? स्वर का प्रकार है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को देखना है क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, इसमें से हम लोगों को ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 6 है इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन, क्या है? ऊष्म व्यंजन है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। इनमें से निम्नलिखित में से कहने का मतलब ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है, तो ये हम लोगों को ध्यान देना है कि इसमें से हमारा ऊष्म व्यंजन कौन सा हो जाएगा। तो ऊष्म व्यंजन हमारा हो जाएगा बड़ा सा। क्या? बड़ा सा हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को ध्यान देना है जो ऊष्म व्यंजन होते हैं, क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं वो आपका सा, सा, खष्टी सा, हा, क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। और पा एवं टा ये क्या आते हैं? स्पर्श व्यंजन में आते हैं। किस में आते हैं? स्पर्श व्यंजन में आते हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। ये पूछा जाता है कि ऊष्म व्यंजन कौन से व्यंजन होते हैं। तो इसमें तीनों सा और हा जो होती हैं
वो किस में आते हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है, ऊष्म व्यंजन में आते हैं। ऊष्म व्यंजन का मतलब होता है जो वर्ड मतलब जो शब्द या कह सकते हैं जो अक्षर बोलते समय हम लोगों का घर्षण होता है। क्या होता है, घर्षण के साथ मुंह से निकलते हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। क्या होता है, घर्षण के साथ निकलते हैं, वो कौन से कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। घर्षण या रगड़ कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि नीचे दी गई जोड़ियों में से कौन सी जोड़ी सही संज्ञा या उससे बनने वाले विशेषण शब्द है। कहने मतलब विशेषण शब्द की है। तो इसमें जैसे पक्ष है, तो पक्ष का पाक्षिक, ये पक्ष का पाक्षिक, ये बिल्कुल सही लग रहा है। ये अब नीचे देख लेते हैं हम लोग, प्रेम और प्यार ये दोनों एक ही हैं, समानार्थी हैं, तो ये नहीं सही होगा। ये दूसरा है सुख और दुख, ये विलोम है। और स्वर्ण और सोना ये भी समानार्थी हैं, तो ये नहीं होगा, तो ये हमारा पहला ही हो जाएगा, पक्ष से पाक्षिक, यही इसकी विशेषता बतला रहा है। ये हम लोग ये संज्ञा है और ये विशेषण हो जा रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या, क्वेश्चन नंबर 8 है कि सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग, कह रहा सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है। तो सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो लिंग का पता किससे चलता है, क्रिया से चलता है। किससे चलता है, क्रिया से। जैसे हम लोग कह सकते हैं वह खा रही है, क्या कर रही है, वह खा रही है, तो खा रही है, तो इससे पता चल जा रहा है कि वो, जैसे वह खा रही है, या इसको हम लोग कह सकते हैं वह खा रहा है। तो रहा है, रही है, मतलब इसकी क्रिया से हम लोगों को पता चल रहा है कि वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है, तो क्रिया से चलता है, ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है, ये रचना से पूछ लिए हैं कि जायसी, क्या है, जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है। तो जायसी द्वारा प्रसिद्ध रचना कौन सी है, बहुत फेमस हम लोगों को पता है। तो जायसी की रचना क्या है, पद्मावत। क्या है, पद्मावत, इसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है, हम लोगों को ध्यान देना है। तो ये जायसी की बहुत फेमस रचना कौन है, पद्मावत, ये हम लोगों को ध्यान देना है। जो रस विलास, क्या है, रस विलास, ये किसकी है, देव, ये देव की रचना है। और जो विज्ञान गीता है, ये विज्ञान गीता केशव की रचना, ये हम लोगों को ध्यान देना किसकी है, केशव की है। और जो श्रृंगार लहरी, श्रृंगार लहरी जगन्नाथ की है, किसकी है, जगन्नाथ दास की है, ये हम लोगों को ध्यान देना है, जगन्नाथ दास की है। जगन्नाथ दास को रत्नाकर भी कहते हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना, क्या है, रत्नाकर भी इनको कहा जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि भारत दुर्दशा, ये भी रचना है, बहुत फेमस है, आप लोगों को पता ही होगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि भारत दुर्दशा, क्या है, भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है। बहुत ही फेमस उपन्यास है, हम लोगों को पता है। ये हमारे एकेडमिक में ज़्यादातर सब लोगों ने पढ़ा होगा, हाई स्कूल या 11th 12th में। तो भारत दुर्दशा किसकी है, ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की है। किसकी है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की भारत दुर्दशा है, ये हम लोग को ध्यान देना है। और इनकी एक फेमस, बहुत बहुत ज़्यादा यूज, मतलब कहने का मतलब किताब में है और बहुत लोग जानते भी हैं, बहुत फेमस इनकी एक कृति और है, अंधेरी नगरी। क्या है, अंधेर नगरी, चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा वाली कहानी हम लोग जानते हैं। तो ये अंधेर नगरी भी इनकी बहुत फेमस रचना, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो ये भारत दुर्दशा हम लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि नीचे दी गई रचनाएं किस प्रकार कवि की हैं। कह रहा है कि नीचे दी गई रचनाएं किस कवि की हैं, ये हम लोग को ध्यान देना है। जैसे किस कवि है, कवि का नाम इसमें बताना है। जैसे इसमें बहुत फेमस है चितंबरा, क्या है, चितंबरा, उत्तरा, काला और बूढ़ा चांद, पल्लव, ये सब रचनाएं हैं। जैसा कि चितंबरा ज़्यादा आप लोगों को मान लीजिए कहीं नहीं पता, चितंबरा जरूर पता होगा। तो ये किसकी है, हम लोगों को ध्यान देना है, ये सुमित्रा नंदन पंत जी की है। किसकी है, सुमित्रा नंदन पंत जी की है, जिसमें से सबसे ज़्यादा क्या फेमस है, चितंबरा फेमस है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। क्या है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमिक पुरस्कार दिया गया था, ये हम लोगों को ध्यान देना है। किस रचना के लिए साहित्य मतलब अकादमिक पुरस्कार जो दिया गया था, तो ये हम लोगों को ध्यान देना है, खूंटियों पर टंगे लोग। किसके लिए, खूंटियों पर टंगे लोग के लिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ये हम लोग को ध्यान देना है। अब आपको कमेंट करके कमेंट में बताना है कि 2024 के लिए हिंदी में साहित्य का मतलब साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया, आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है
कि विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द पहचानिए। विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द पहचानना है। तो विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द होता है विलक्षण नेत्रों वाला। कौन? विलक्षण नेत्रों वाला, ये हम लोगों को ध्यान देना है। इसके समानार्थी क्या है? विलक्षण नेत्रों वाला, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित, क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद्य के उचित अलंकार का सही रूप से मतलब कहने का मतलब सबसे अच्छा रूप है, हम लोग को ध्यान देना। तो इसमें क्या है? जैसे काली घटा का घमंड घटा। क्या है? काली घटा का घमंड घटा। तो एग्जाम्पल हम लोगों ने कई बार पढ़ा भी होगा। इसमें क्या हो जाएगा? यमक अलंकार। क्या हो जाएगा? यमक अलंकार। क्योंकि जब एक ही प्रकार के दो शब्द आते हैं और दोनों का अर्थ अलग अलग होता है, जैसे इसमें काली घटा का घमंड घटा। ये घमंड घटा का मतलब हो जाएगा कम होना। क्या हो जाएगा? कम होना। और ये काली घटा का मतलब हो छाए रहना। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो ये दोनों प्रकार से घटा घटा दो शब्द हैं, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग हुआ है। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? यमक अलंकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित प्रश्न में, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हों। सही अव्यय के भेद हों, ये हम लोगों को दर्शाना है। तो क्या है? दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। क्या कह रहा है? दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। तो ये किस प्रकार का कह रहा है? दरवाजे किस प्रकार का अव्यय है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, ये किस प्रकार का अव्यय है? ये क्या हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा, क्योंकि ये जोड़ रहा कि दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। तो मतलब अंदर है और दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। तो ये कौन हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। ये हम लोगों को ध्यान देना है, जहां पर जुड़ाव की स्थिति हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप में, कह रहा है कि जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप में सबसे अच्छा विकल्प है। जो अशुद्ध वाक्य दिया गया है, इसका सबसे अच्छा विकल्प शुद्ध वाला कौन हो जाएगा? हम लोगों को ध्यान देना है। मैंने गांव जाना है। तो मैंने गांव जाना है, इसमें देखते हैं सबसे शुद्ध क्या होगा। मैं गांव जाना है, ये अशुद्ध है। मुझे गांव जाना है, ये शुद्ध लग रहा है। अगले देख लेते हैं हम लोग। मैं को गांव जाना, ये भी अशुद्ध है। और मेरे को गांव जाना है, ये भी अशुद्ध है। मुझे गांव जाना है, ये हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 या ऑप्शन नंबर बी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या? क्वेश्चन नंबर 17 हम लोगों को ध्यान देना है कि छंद, क्या कह रहा है? हम लोग को ध्यान देना है कि छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है। छंद में जो अक्षर प्रयुक्त होते हैं उसको क्या कहा जाता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो छंद में जो अक्षर प्रयुक्त होते हैं उसको वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। छंद में जो अक्षर प्रयुक्त होते हैं उसको क्या कहते हैं? वर्ण कहा जाता है। अब वर्ण हम लोगों को ध्यान देना, वर्ण और अक्षर, जैसे अक्षर मतलब जो क्षरित ना हो वही अक्षर होते हैं, अर्थात जैसे का, इसको और उससे ज़्यादा तोड़ा नहीं जा सकता है। और वर्ण जो होते हैं, जो पूरी वर्णमाला है हम लोगों का, वर्ण उसके अंतर्गत आते हैं। और इसमें और कई मतलब जो बहुत माइक्रो, दोनों का अर्थ एक तरह से समान ही है, लेकिन इसमें बहुत माइक्रो अंतर है जो ध्वनियों और लिखने के आधार पर होता है। तो चलिए हम लोगों को ध्यान देना है कि छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहते हैं। तो हम लोगों को ध्यान देना वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब हम लोगों को ध्यान देना एक चीज़ इसमें से आता है छंद। छंद क्या होती हैं? तो छंद हम लोगों को ध्यान देना है कि जिस काव्य में क्या होता है, जिस काव्य में वर्ण मात्रा मतलब वर्ण होता है, मात्रा होती है, उसका गणना होती है, या विराम चिन्ह जो होते हैं, या जो नियम होती हैं, जब ये समान होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। एक क्वेश्चन जो यहाँ से आता है हम लोगों को ध्यान देना है कि छंद शास्त्र क्या है? छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है या इसके जनक कौन है? तो हम लोगों को ध्यान देना है कि छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है। तो आचार्य पिंगल है। कौन है? आचार्य पिंगल। ये हम लोगों को ध्यान देना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है पिंगल कि छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है। तो ये हम लोगों को ध्यान देना, प्रणेता या इसके आविष्कारक हम लोग कह सकते हैं। प्रणेता कौन है? तो आचार्य पिंगल हैं। चलिए हम लोगों को ध्यान देना है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों का सही अर्थ है।
कह रहा है कि लोहा मानना, क्या करना, लोहा मानना, इस मुहावरा, इसका अर्थ हम लोगों को बताना है। मूर्ख बनाना, प्रभाव मानना, हार मानना और लाभ होना। तो लोहा मानने का मतलब होता है किसी के प्रभाव को हम मानने कह रहा है तो इसकी बात का लोहा माना जाता है, तो मतलब इसका प्रभाव है, तो इसको कहते हैं प्रभाव मानना। क्या हो जाएगा, प्रभाव मानना, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि रसों का राजा, क्या कह रहे हैं कि रसों का राजा, हम लोग को ध्यान देना, रसों का राजा किस रस को कहा जाता है। तो ये बहुत सिंपल है, कई बार आता है तो हम लोग को ध्यान देना है, श्रृंगार रस। कौन है, श्रृंगार रस होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रसों का राजा कहते हैं। हम लोग को ध्यान देना, श्रृंगार रस। कौन रस, श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। और हम लोगों को पता है जो श्रृंगार रस है इसका अस्थाई भाव क्या है, रति है। क्या है, रति है, ये हम लोग को ध्यान देना है, आता है पेपर में तो हम लोगों को यहाँ पर देख लेना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 है हम लोगों का कि कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिशा निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तित वाला सही है। कहने का मतलब है आप इस किताब को पढ़े हैं, आपको इस किताब को पढ़े हैं, इसको कर्मवाच्य में बदलना जिसमें कर्म की प्रधानता हो। क्या हो, कर्मवाच्य का मतलब कर्म की प्रधानता हो, किसकी प्रधानता हो, कर्म की प्रधानता हो। तो जैसा है इसमें विकल्प पहला है इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है, आपके द्वारा पढ़ा गया है। अगला है क्या आपने इस किताब को पढ़ा है। अगला है यह किताब आपके द्वारा पढ़ी गई, यह किताब आपके द्वारा पढ़ी गई, आपने यह किताब पढ़ी। तो इसमें क्या कह रहा है कि कर्मवाच्य जिसमें कर्म की प्रधानता हो, तो यह किताब आपके द्वारा पढ़ी गई, तो इसमें क्या है, तो गई, लेकिन इसमें हम लोगों को थोड़ा लिंग की त्रुटि जनाई पड़ रही। तो इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है, तो ये हम लोगों को ध्यान देना है कि पढ़े हैं तो पढ़ा गया है, ये हम लोगों को ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि किसी, कह रहा किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों मतलब जैसे का तैसे लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग को ध्यान देना है, हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, उद्धरण चिन्ह का। किसका, उद्धरण चिन्ह का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कामा कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कामा। इन्वर्टेड कामा 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंगल इन्वर्टेड कामा, एक डबल इन्वर्टेड कामा। जैसे किसी की बात को आप कोटेशन जो होती है, किसी का कहा हुआ वाक्य होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, डबल इन्वर्टेड कामा में या उद्धरण में लिखकर दर्शाते हैं। तो क्या कहते हैं, किसी की बात को ज्यों का त्यों लिखने के लिए उद्धरण का प्रयोग, जिसको इन्वर्टेड कामा कहते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 है हम लोगों का कि निम्नलिखित प्रश्न में, क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए सही समास वाला विकल्प पहचानिए। क्या है, सही समास वाला विकल्प पहचानना है। जैसे चंद्रशेखर, क्या है, चंद्रशेखर हम लोगों को ध्यान देना है। तो चंद्रशेखर का कहने का मतलब है सही से समास वाला विकल्प कौन सा है, चंद्र है शिखर पर जिसके, चंद है जिसका नाम चंद के समान है जो चंद्र के जैसा है। तो चंद्रशेखर का मतलब होता है चंद्र है शिखर पर जिसके, क्या है, चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात हम लोग इसके लिए किसको कहते हैं, चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात भगवान शंकर या भगवान शिव। तो अर्थात जहाँ पर अर्थात लग जाता है, जहाँ पर अर्थात मतलब वो शब्द स्पेशली किसी के लिए यूज हो, तो वहाँ पर हम लोगों को पता है बाहुब्रीहि समास होता है। कौन सा, बाहुब्रीहि समास होता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 है हम लोगों का कि निम्नलिखित, क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन कीजिए जो शब्द और वाक्य का सही एक शब्द है, मतलब शब्द समूह के लिए एक शब्द पूछ रहा है, जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो। तो क्या, जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो उसको कहा जाता है हतोत्साहित। क्या कहते हैं, हतोत्साहित, इसमें ये सही हो जाएगा। इसमें उत्साही का मतलब होता है जिसके पास उत्साह हो, उद्यमी का मतलब हो जो उद्यम करता है, और जिज्ञासु मतलब जो जिज्ञासा जानने वाला हो, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो उसके लिए हतोत्साहित का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 है हम लोगों का कि निम्नलिखित, क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का अनेकार्थी शब्द है, उसका अर्थ है, उस शब्द को हम लोगों को चुनना है। जैसे जलज, क्या है, जलज,
तो जलज का मतलब होता है जल में रहने वाला, जल में उपजने वाला, तो इसमें जल में रहने वाला जलज का मतलब हो जाएगा, इसमें जहाज तो होगा नहीं, और ये हो जाएगा धतूर भी नहीं, हाथी भी नहीं, ये हो जाएगा हमारा मछली। क्या है? जल में रहने वाली मछली भी है, तो जलज का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? मछली। हम लोगों को ध्यान देना है। कमल वगैरह होता तब भी सही होता, वैसे प्रावाची भी है, तो हम लोगों को ध्यान देना जलज का क्या हो जाएगा? मछली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो निम्न वाक्य का पूर्णकालिक या पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य बनाता है। तो हम लोगों को ध्यान देना है, बच्चों ने गृह कार्य किया, वह खेलने लग गए। बच्चों ने गृह कार्य किया और वह खेलने लग गए, तो इसका हम लोगों को ध्यान देना है, एक शब्द में एक साथ में इसको क्या करता है? पूर्णकालिक क्रिया में परिवर्तित करके बनाना है। तो बच्चे क्या है कि बच्चे गृह कार्य किए बिना खेलने लगे, तो बिना है इसमें, बिना ऊपर शब्द नहीं, तो ये वाला गलत हो जाएगा। दूसरा है बच्चे गृह कार्य के बिना खेलने लगे, गलत, ये भी हो जाएगा। बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे। और चलिए अगला देख लेते हैं, बच्चों ने गृह कार्य किया और खेलने लगे, तो चूंकि हमें पूर्वकालिक क्रिया में एक साथ परिवर्तित करना, ये भी गलत हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा सही नंबर 3 या सी, कि बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे। ये हम लोग को ध्यान देना है, बच्चे क्या करके? गृह कार्य करके खेलने लगे। यहाँ पर दोनों में बिना यूज हो गया था, इसलिए गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से रेखांकित, क्या कह रहा है? चार विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। जैसे कह रहा है उचित कारक, रेखांकित शब्द जो है उसके में उचित कारक कौन कौन से हैं उसको पहचानना। जैसे हे प्रभु रक्षा कीजिए, तो इसमें कहने का मतलब है कि जो ये चिन्ह है, कहने का मतलब उसी पर इंडिकेट कर रहा है कि हे प्रभु रक्षा कीजिए। किस प्रकार के चिन्ह का उपयोग हो रहा है? कि इसमें संबोधन कारक है, कि अधिकरण कारक है, कि संबंध कारक है, क्या है? कर्म कारक है। तो हम लोग को ध्यान देना है, इसमें हमारा हो जाएगा हे प्रभु, ये संबोधन हो रहा है किसके लिए? प्रभु के लिए, तो हे प्रभु ये संबोधन कारक हो जाएगा, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं, उनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द सबसे अच्छा विकल्प हो। तो जैसे पतन, पतन मतलब पतन हो जाना, किसी चीज़ को मिट जाना, तो इसमें हो जाएगा पत्ता, पतन का पत्ता, ये नहीं हो पाएगा। पतन का गिरना हो सकता है। आगे देखते हैं पुत्र, पतन का पुत्र नहीं होता, घर भी नहीं होता, तो पतन मतलब इनका पतन होगा, ये बिल्कुल गिर गए, गिरना, पतन का मतलब हो जाएगा गिरना, ये हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प, कुल मिलाकर वही जो लिखे हैं बार बार वही ऊपर लिखा, चार विकल्प दिए, उसमें से शब्द का समान अर्थ वाला शब्द हम लोगों को देखना है। जैसे नाश, क्या होता? नाश, नाश का अर्थ होता है, क्या हो जाएगा? हम लोग देखते हैं कि तबाही, तबाही हो सकता है। उत्कर्ष, उत्कर्ष नहीं, उगना हो जाएगा, ये नहीं होगा। अगला उत्थान भी नहीं होगा, अपोजिट है, और नवीन भी नहीं होगा, तो इसमें हमारा तबाही हो जाएगा। क्या? नाश का मतलब होता है तबाही, कोई चीज़ तबाह हो गई, नष्ट हो गई, बर्बाद हो गई, तो ये हमारा सही हो जाएगा। कौन हो जाएगा इसमें? तो हमारा नाश का क्या हो जाएगा? समानार्थी शब्द तबाही। क्या? तबाही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर 34 आ गया। इसमें से हम लोगों को ध्यान देना है कि जो आपका पैराग्राफ वाले क्वेश्चन थे उसमें से हटा दिया गया, क्योंकि पैराग्राफ बहुत बड़ा हो जाता था तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पैराग्राफ वाला क्वेश्चन आप लोग वैसे भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग को देखना है इसमें से निम्नलिखित में से कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। तो उत्सर्ग, क्या कह रहा है कि उपसर्ग शब्द के डाट डाट में लगते हैं। उपसर्ग कहाँ लगते हैं शब्द के? तो हम लोगों को ध्यान देना है, उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द के कहाँ पर लगते हैं? तो शब्द के प्रारंभ में, कहाँ पर? प्रारंभ में लगते हैं। और जो प्रत्यय होता है, क्या होता है? प्रत्यय होता है, ये हम लोगों को कहाँ लगता है? प्रत्यय। तो प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है। कहाँ पर लगता है? अंत में लगता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो कह रहा उपसर्ग शब्द के लगते हैं कहाँ पर? प्रारंभ में। कहाँ पर? प्रारंभ में लगते हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? 35 क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं। निम्नलिखित प्रश्न है उसमें से चार विकल्प दिए हैं, उनमें से उस शब्द का चयन कीजिए जो सही तद्भव रूप है। तो तद्भव कपोत का
तब कपोत का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, कबूतर। क्या हो जाएगा, कबूतर। ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित क्या है, कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रत्यय नहीं है। क्या प्रत्यय नहीं है, तो ये प्रत्यय नहीं है या प्रत्यय से नहीं बना है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। उसमें प्रत्यय ना लगा हो या प्रत्यय से ना बना हो। तो जैसे चिकनाहट, इसमें आहट प्रत्यय लगा हुआ है। चांदनी, इसमें नी प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय मतलब हम लोगों को ध्यान देना है कि प्रत्यय कहाँ पर लगते हैं, बाद में लगते हैं। तो प्रत्यय इसमें आहट है, क्या है, इसमें आहट प्रत्यय है, इसमें नी हो जाएगा। इसमें खटास है, क्या है, आस है, खट धन आस हो जाएगा। और इसमें खबूनी, इसमें बू काट देंगे तो खबूग हो जाएगा, कोई अर्थ नहीं होगा। तो इसमें हमारा ये जो है खबूनी जो है बिना प्रत्यय वाला है, तो इसमें हमारा कौन हो जाएगा, ऑप्शन चौथा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्या, क्वेश्चन नंबर 37 हम लोगों का कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो जो क्या है कि सही संधि विच्छेद वाला है। क्या, सही संधि विच्छेद वाला है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो सही संधि विच्छेद वाला शब्द हमारा कौन सा हो जाएगा, इसमें है उल्लास का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो उल्लास का हम लोगों को ध्यान देना है, ये ला वाला व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा। किसके आएगा, व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा। हम लोगों को ध्यान देना है किसके अंतर्गत, व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा। तो इसमें उल्लास का मतलब हो जाएगा उत, ये तो नहीं रहेगा, उत धन लास। क्या, लास हो जाएगा, ये हम लोगों को ध्यान देना है, उत धन लास। तो इसमें क्या होता है कि जब ता या दा ला, ता या दा के बाद में ला आता है तो वो ता या दा जो ला में बदल जाता है। तो हम लोगों को ध्यान देना है, यहाँ पर हो जाएगा उल्लास। क्या हो जाएगा, उल्लास। तो ये हमारा इस प्रकार से ए वाला सही हो जाएगा, उत धन लास, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है या उस विकल्प का हम लोगों को शब्द जो दिए गए हैं उसमें से विपरीतार्थक अर्थ वाले शब्दों को बताना है। जैसे विलोम, क्या कह सकते हैं हम लोग, ये विलोम शब्द को इसमें से बताना है। तो जैसे आपका है वियोग, क्या है, संयोग। तो संयोग का विलोम क्या हो जाएगा, वियोग। क्या हो जाएगा, वियोग हो जाएगा। तो हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो ये पूरे क्वेश्चन थे ये हमारे कंप्लीट हो गए। तो इसमें से लगभग 37-38 क्वेश्चन आते हैं। तो बीच में जो क्वेश्चन छूटा हुआ है मित्रों, ये हम लोगों को ध्यान देना है कि जो हमारे पैराग्राफ वाले क्वेश्चन थे उसी को इसमें से केवल हटाया गया। पैराग्राफ से वैसे भी आप प्रश्न कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर जीएस और हिंदी को इसी तरह रिपीट करते रहेंगे, हम लोगों का नॉलेज बढ़ेगा ताकि हम लोग अपनी सफलता को निश्चित ही सुनिश्चित कर पाएँ। चलिए तब तक के लिए हम लोग फिर मिलेंगे मित्रों। जय हिंद, जय भारत।